बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर्रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कहा था इस चैप्टर में पढ़ना क्या है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और इस बात को हमने डिटेल से क्या करना है, स्टडी करना है। तो आपने मैटर की सेकंड फिज़िकल स्टेट को पढ़ना स्टार्ट किया था, डेट इज़ लिक्विड स्टेट। अब आपको पता है लिक्विड स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, लिक्विड्स को। तो आपने लिक्विड्स की टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, तो आपने लिक्विड्स की पहली टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया, डेट इज़ एवेपोरेशन। ठीक है, तो आज हम लिक्विड्स की सेकेंड टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, डेट इज़ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले आपने जो पहली टिपिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, डेट इज़ एवेपोरेशन, आपको एवेपोरेशन की अच्छे तरीके से क्या होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। अगर आपको उसकी अच्छे तरीके से समझ है तो आप वेपर प्रेशर को इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लिक्विड्स की सेकेंड टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने लगे हैं, डेट इज़ वेपर प्रेशर। अब आपके ज़हन में आता है व्हाट इज़ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है। तो पहले हम इसके नाम पे गौर करते हैं। देखिए वेपर प्रेशर कितने लफ्ज़ों से मिलकर बना, दो से। पहला लफ्ज़ क्या है, वेपर, और दूसरा क्या हमारे पास है, प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर दो लफ्ज़ों से मिलकर बना, पहला लफ्ज़ हो गया वेपर और दूसरा क्या हो गया हमारे पास है, प्रेशर। अब सबसे पहले प्रेशर को देखते हैं, प्रेशर क्या होता है। आपने इसको यूँ डिफाइन किया था कि द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट सरफेस एरिया, किसी भी यूनिट सरफेस एरिया पे जितनी फोर्स लगाई जाती है उसको नाम क्या देते हैं, प्रेशर। ठीक है, अब इस बात को देखें, जैसे सपोज करते हैं मेरा हाथ है। अब इस एरिया में जब ये हाथ या कोई भी चीज़ इसके साथ टकराएगी तो टकराने पर इस एरिया में कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी। तो इस यूनिट एरिया में जितनी फोर्स किसी चीज़ से लगाई जाती है वो क्या कहलाएगी, हमारे पास है प्रेशर। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, अब ये प्रेशर किससे लगेगा, पीछे आ जाए। पीछे लफ्ज़ लिखा है वेपर। अब आप देखते हैं घर में आप किसी बर्तन में पानी को लेते हैं और लेने के बाद आप उसको चूल्हे के ऊपर रख कर क्या करते हैं, गर्म करते हैं। जब आप गर्म करते हैं तो गर्म करने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है और आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। तो आप देखते हैं कि पानी के ऊपर से आपको वेपर्स बनते नजर आते हैं। ठीक है, अब वो जो हमारे पास है वेपर्स बने हैं, जो आपका लिक्विड गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब ये जो वेपर हैं जब ये भी किसी चीज़ के साथ टकराएंगे तो टकराने पर कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो उस प्रेशर को नाम क्या देंगे, वेपर प्रेशर। ठीक है, तो अब हमने देखा कि वेपर प्रेशर क्या है, ऐसा प्रेशर, अब सिंपल सी डेफिनेशन बन गई, ऐसा प्रेशर जो किससे लगाया जाता है, वेपर से लगाया जाता है, उस प्रेशर को नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि ऐसा प्रेशर जो आपके वेपर से लगाया जाता है, लिक्विड्स के वेपर से लगाया जाता है, उसको नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, पहले इतनी डेफिनेशन को देखते हैं। अब देखें वेपर प्रेशर, हम क्योंकि प्रेशर को स्टडी कर रहे हैं तो स्टार्ट कैसे किया, द प्रेशर। अब ये प्रेशर जो है कौन लगाएगा, तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है वेपर। तो एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। जब आप लिक्विड को गर्म करते हैं तो आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में। तो आपके लिक्विड से जो वेपर बनते हैं उन वेपर से जो प्रेशर लगाया जाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अभी हम इस बात को बाद में समझते हैं। विद द लिक्विड एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पे। तो मैंने सिर्फ ये अभी लाइन छोड़ी है, हमने यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन देखी कि वो प्रेशर जो किससे लगाया जाता है, लिक्विड्स के वेपर से किसी खास टेम्परेचर के ऊपर, तो उस प्रेशर को नाम क्या देंगे, वेपर प्रेशर। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया इक्विलिब्रियम। तो अब इक्विलिब्रियम से मुराद क्या है, हमने कहा कि वो प्रेशर जो आपके लिक्विड के वेपर से लगाया जाए किसी खास टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जब वो इक्विलिब्रियम पे हो लिक्विड स्टेट के साथ, तो उस प्रेशर को नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। तो अब इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है, अब हम इस टर्म को भी समझते हैं, फिर हमारी डेफिनेशन पूरी समझ आ जाएगी। चलें जी, अब देखिए इक्विलिब्रियम, अगर हम इसके नाम पे गौर करें
तो नाम पे गौर करें तो स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल। ठीक है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम के स्टार्ट पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल। तो इक्वल से निकला है। अब इक्वल से मुराद क्या है, यहाँ पर आपकी जो दो प्रोसेस हैं जब उनकी रफ्तार एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी तो उस स्टेट को या उस स्टेज को हम नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। बात समझ आ रही है? चलें जी, अब आते हैं, आपने पीछे एवेपोरेशन में आपने दो टर्म सुनी थी, एक थी एवेपोरेशन और एक क्या थी हमारे पास है, कंडेंसेशन। ठीक है, अब एवेपोरेशन क्या होती है, आपने कहा था कि वो प्रोसेस जिसमें आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। ठीक है, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। तो जब हम लिक्विड को गर्म करते हैं, लिक्विड को हीट मिलती है, तो वो क्या करता है कि आपका जो लिक्विड है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से गैस में कन्वर्ट होता है। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा उस प्रोसेस को नाम क्या देंगे, एवेपोरेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलें, फिर आपने एक और बात देखी थी कि ये जो एवेपोरेशन होती है ये तमाम टेम्परेचर पर होती है। टेम्परेचर कम होगा तो वेपरेशन कम होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपरेशन भी क्या होगी, हमारे पास ज़्यादा होगी। इसका मतलब तमाम टेम्परेचर के ऊपर आपका जो एवेपोरेशन है वो कंटिन्यूस होती है, हर टेम्परेचर के ऊपर आपकी एवेपोरेशन होती है। ठीक है, कम या ज़्यादा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब आपने कंडेंसेशन देखा था, आपने कहा था वो प्रोसेस जिसमें आपकी जो गैस है वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। तो वो प्रोसेस जिसमें आपकी गैस दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो, इस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंडेंसेशन। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि जब हम वेपर प्रेशर को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एवेपोरेशन भी होती है और कंडेंसेशन भी होती है। तो जब इन दोनों प्रोसेस की जो रफ्तार है एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी तो उस स्टेज को नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। क्या सिंपल सी समझ आई कि वो स्टेज, ठीक है, वो स्टेज जिस पर आपकी जो एवेपोरेशन है उसकी रफ्तार और आपकी जो कंडेंसेशन है उसकी रफ्तार क्या हो, एक दूसरे के इक्वल हो जाए, तो उस स्टेज को नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। बात समझ आ गई? चलें, तो अब हम इस बात को समझते हैं। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की है। पहले हम इसे समझते हैं और बाद में दोबारा से पूरी डेफिनेशन को देखेंगे और साथ में आपकी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन भी हो जाएगी। चलें देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले लेता हूँ या बीकर ले लेता हूँ। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पर एक क्या ले लिया, बीकर ले लिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलें, अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या लिया, वाटर H2O। यहाँ तक क्लियर? तो मैंने बीकर लिया और बीकर के अंदर क्या डाल लिया, पानी डाल लिया और इसका मुंह ऊपर से खुला है। अब आप क्या करते हैं, जब आप इसके अंदर पानी को लेते हैं तो आपको पता है कि जो लिक्विड होते हैं उनके तमाम मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं होती। ये आप पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आपने कहा था कि ज़्यादातर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एवरेज होती है। ठीक है, चंद मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है और चंद की क्या होती है, हमारे पास कम होती है। यही है। तो अब यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे, देखें जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाई होती है, वो कहाँ पर आते हैं, सरफेस के ऊपर आते हैं। जब सरफेस के ऊपर आएंगे तो सरफेस पे आने पर अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है कि वो अपने दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसे क्या कर सकें, तोड़ सकें। अब ये वाटर का मॉलिक्यूल, ये वाटर का मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है, अगर उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी है कि वो इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को क्या कर सके, तोड़ सके, तो तोड़ेगा। तोड़ने पर ये मॉलिक्यूल अलहदा होगा, अलहदा होने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी, वीक होने पर आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में। तो आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, गैस में, यानी किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में। अब जैसे जैसे यहाँ पर मॉलिक्यूल जो हैं हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते जाएंगे, वैसे वैसे लिक्विड से वो किस में कन्वर्ट होते जाएंगे, गैस में, यानी वेपर्स में कन्वर्ट होंगे। अब जो आपके वेपर बनते जाएंगे वो कहाँ पर जाते जाएंगे, ये आपकी एयर में जाते जाएंगे और हवा के साथ क्या हो जाएंगे, मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रही है, एवेपोरेशन। आपके लिक्विड एवेपोरेट कर रहे हैं कि आपके लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, एवेपोरेशन। और जब वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो वेपर ऊपर से मुंह खुला होने की वजह से यहाँ से एस्केप करके आपकी हवा के साथ क्या हो गया, हमारे पास मिक्सअप हो गए। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। अब आप क्या करते हैं, इसी बीकर को ऊपर से किसी ढकने की मदद से या किसी लेड की मदद से आप इसे क्या करते हैं, ऊपर से बंद कर देते हैं। अब आपने इसको ऊपर से बंद कर दिया, अब क्या होगा, अब सेम प्रोसेस हम रिपीट करते हैं। आपने इस बीकर के अंदर दोबारा से क्या लिया हुआ, पानी
लेने के बाद आपने इसका मुंह ऊपर से क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब देखें इसमें भी जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, सबकी काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। ठीक है, चंद मॉलिक्यूल, ज़्यादातर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज है। ठीक है, और चंद मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से क्या हमारे पास है, कम है। तो जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हाई होगी वो कहाँ पर आएंगे, सरफेस के ऊपर आएंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो जब आपके यहाँ पर ये सरफेस के ऊपर आ गए तो अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई है कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ सकें तो वो तोड़कर लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गैस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये गैसेस फॉर्म में ऊपर आना शुरू होंगे। तो वो प्रोसेस जिसमें आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, एवेपोरेशन। अब आपका जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब जब वेपर में कन्वर्ट होता है, आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं उससे, वेपोराइजेशन। तो आपने देखा कि आपका लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता जाएगा, तो जैसे वेपर बनेंगे ये ऊपर आते जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर ऊपर वेपर इसलिए शो नहीं किया क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया था तो ऊपर यहाँ पर कोई वेपर्स मौजूद नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिक्विड था। अब देखिए ये जो मैंने रेड कलर से शो किया तो आपके ये वेपर्स बन गए। ठीक है, अब ये जो वेपर है ये ऊपर आ गए। अब स्टार्ट पे क्योंकि सिर्फ लिक्विड थे, ऊपर वेपर नहीं थे, तो आपने देखा कि आपके यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वेपर में। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा वेपोराइजेशन हो रही है या एवेपोरेशन हो रही है। यहाँ तक क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टेप आते हैं। अब जब ऊपर वेपर आएंगे तो आपको पता है गैसेस स्टेट में उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है और उनके पास काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से वो रैंडमली मूव करेंगे। जब वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो वो मॉलिक्यूल जब रैंडमली मूव करते हुए दोबारा से इस वाटर की सरफेस के ऊपर टकराएंगे तो टकराने पर इनके दरमियान दोबारा से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होगी और ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है, ये वाटर जो है उस वाटर के मॉलिक्यूल को अपने अंदर क्या कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, उसे अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा। अब देखिए यहाँ पर अब एक वाटर का पार्शियल पॉजिटिव दूसरे वाटर के किसको अट्रैक्ट करेगा, पार्शियल नेगेटिव को। जब उनके ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इनके दरमियान दोबारा से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होंगी। जब दोबारा से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होंगी तो वो दोबारा से गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। तो उस प्रोसेस को नाम क्या देते हैं, कंडेंसेशन। तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद जब आपके ये जो वेपर्स बने थे वो वेपर्स जो हैं वो रैंडमली मूव करते हुए जैसे वाटर की सरफेस के ऊपर टकराएंगे तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होने की वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल उस वेपर्स को कैप्चर कर लेंगे, उसे पकड़ लेंगे, उसके साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा कर लेंगे और उसे दोबारा से गैस से किस में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, कंडेंसेशन। तो यहाँ पर अब कंडेंसेशन का प्रोसेस भी क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। अब क्योंकि अब स्टार्ट पे वेपर कम थे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस अभी स्लो है, इसलिए मैंने लिखा कि वेपर बिगेन टू कंडेंस। आपके जो वेपर हैं उन्होंने कंडेंस करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो आपने देखा कि आपके जो वेपर हैं उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कंडेंस करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि वेपर्स कम थे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस अभी स्लो है। आपकी जो एवेपोरेशन है वो क्या फास्ट है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन वेपर बहुत थोड़े अभी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। और थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो क्योंकि लिक्विड जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट हो रहे थे, वेपर में, तो वेपर की तादाद बढ़ रही थी। तो उसकी वजह से जब वेपर बढ़ेंगे तो वेपर के बढ़ने की वजह से ज़्यादा वेपर किसके साथ टकराने के चांसेस होंगे। जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लिक्विड की सरफेस के साथ टकराने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जितने ज़्यादा चांसेस होंगे उतने ज़्यादा आपके वेपर्स के कैप्चर करने की, आपके जो वेपर्स हैं वो जब लिक्विड की सरफेस के ऊपर टकराएंगे तो उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पैदा होने की वजह से वो दोबारा से वेपर्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें अब आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जितने आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट कर रहे हैं या वेपोराइज कर रहे हैं, ठीक है, तो जितनी तेज़ी से आपका वेपोराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है या एवेपोरेशन का प्रोसेस हो रहा है, आपके उतने वेपर्स जो हैं वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतनी तेज़ी से आपका कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। तो जब आपकी एवेपोरेशन और कंडेंसेशन इन दोनों की रफ्तार एक दूसरे की इक्वल हो जाती है तो उस स्टेज को नाम क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब आपने देखा कि यहाँ पर जितने वेपर के मॉलिक्यूल लिक्विड्स में आ रहे हैं, ठीक है, उतने लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल जितने वेपोराइज होकर वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो
उस स्टेज को नाम क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर आपके जो दोनों प्रोसेस है उनका रफ्तार एक दूसरे के इक्वल हो गया, तो इस स्टेज को हम नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो अब देखिए यहाँ पर अब आपकी मुकम्मल डेफिनेशन क्या बने, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, कहता है कि वो प्रेशर जो किस से लगाया जाता है, लिक्विड के वेपर से। तो कहता है लिक्विड के वेपर से जो प्रेशर लगाया जाता है। अब देखिए जब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे थे, तो जब वो वेपराइज होकर यहाँ पर किसके साथ टकराएंगे, ये इसके ये आपके बीकर के ऊपर जो लेड रखा हुआ उसके साथ या इसकी वाल के साथ टकराएंगे। तो टकराने पर इस पर भी कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो उसको नाम क्या देंगे, वेपर प्रेशर। तो वो प्रेशर जो आपके वेपर से लगाया जाता है, अब ये वेपर किसके साथ टकरा रहे हैं, या तो बीकर की वाल के साथ या इसके ऊपर जो ढकना रखा है उसके साथ, तो वो प्रेशर जो आपके वेपर से लगाया जाता है, ठीक है, वेपर से लगाया जाता है, उस प्रेशर को नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। एट इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड, जब ये वेपर किसके साथ होते हैं, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं, कि जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपराइजेशन के बाद वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने वेपर्स के मॉलिक्यूल कंडेंसेशन के बाद दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर आपके जितने वेपर जो हैं वो बीकर के ऊपर या उस ढकने के ऊपर जितना प्रेशर लगाते हैं, उस प्रेशर को नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। तो ये आपके पास क्या होगी डेफिनेशन, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी खास टेम्परेचर के ऊपर। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलें जी, तो ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब आपने देखा कि जब ये वेपर आपके बीकर की वाल के साथ या इसके ढकने के साथ टकराते हैं, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्या एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसको नाम क्या देते हैं, वेपर प्रेशर। चले नीचे आ जाए। अब इक्विलिब्रियम क्या है, आपने देखा इक्विलिब्रियम कहाँ से निकला, इक्वल से, जहाँ पर आपके दो प्रोसेस जो हैं उनकी रफ्तार एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, उस स्टेज को नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम। तो आपके पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या है, द इक्विलिब्रियम इज द स्टेट, इक्विलिब्रियम वो हालत है, व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन, जब आपकी जो वेपराइजेशन है उसकी रफ्तार, कि आपकी जितनी तेज़ी से लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में, ठीक है। तो जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को नाम क्या दे रहे हैं, वेपराइजेशन। तो आपकी जितनी तेज़ी से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारे पास है रेट ऑफ वेपराइजेशन। एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है, जिसमें आपके वेपर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। तो जितनी तेज़ी से आपके वेपर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। तो कहता है जब आपके जो कंडेंसेशन की रफ्तार है, कि जितनी तेज़ी से आपके वेपर किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, और आपके वेपराइजेशन जो है उसकी रफ्तार, कहते हैं बिकम इक्वल, एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उस स्टेज को नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम। टू ईच अदर, जब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। आप देख रहे हैं कि वेपराइजेशन होने के बाद आपके लिक्विड से जब वेपर बनते हैं, तो ये प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, जबकि जो आपका कंडेंसेशन है उसमें आपके वेपर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, तो ये प्रोसेस किधर को हो रहा है, नीचे को। तो कहते हैं इन दोनों प्रोसेस की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, वेपराइजेशन ऊपर की तरफ हो रही है और कंडेंसेशन किधर को हो रही है, हमारे पास है नीचे की तरफ। तो कह रहा है कि बट इन अपोजिट डायरेक्शन, तो कहता है कि जब आपका वेपराइजेशन की रफ्तार और आपके कंडेंसेशन की रफ्तार एक दूसरे की इक्वल हो जाती है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है, तो इस स्टेज को नाम क्या देते हैं, इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, तो ये आपके सामने रिलेशन लिखा कि आपके लिक्विड्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, वेपराइजेशन, ठीक है। तो आपके लिक्विड वेपराइज होकर वेपर्स में कन्वर्ट हो गए, फिर वेपर जो है वो कंडेंस होकर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में। जो जिस स्टेज के ऊपर भी आपके जो लिक्विड जो है, ठीक है, आपके जो लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपके वेपराइजेशन की रफ्तार और आपके जो कंडेंसेशन की रफ्तार है एक दूसरे की इक्वल हो जाएगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इस स्टेज को नाम क्या देंगे, इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। यहाँ तक बात क्लियर। चले नेक्स्ट चलते हैं। अब आपके जहन में आता है जब दोनों प्रोसेस का रफ्तार एक दूसरे की इक्वल होगी, तो क्या वहाँ पर रिएक्शन रुक जाएगा, क्या ये वहाँ पर ये प्रोसेस रुक जाएंगे, नहीं। तो इस स्टेज को फिर हम नाम क्या देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक का मतलब क्या आता है, स्टिल कंटिन्यू। डायनामिक का मतलब क्या आता है, स्टिल कंटिन्यू, यानी अभी जारी है। तो जब आपके दोनों प्रोसेस की रफ्तार एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, तो इक्वल होने के बाद भी आपका ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, आपके जितने लिक्विड्स के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं, उतने वेपर्स के मॉलिक्यूल दोबारा से किस में कन्वर्ट होते हैं, लिक्विड में।
तो आपके ये प्रोसेस रुकता नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर भी ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इस स्टेज को नाम क्या देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो डायनामिक का मतलब क्या आता है? स्टिल कंटिन्यू। बात समझ आ गई? तो सारी डेफिनेशन वही है। यहाँ पर क्या हो गया? व्हेन द प्रोसेस डज नॉट स्टॉप द रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन बिकम इक्वल टू ईच अदर। कहते हैं जब आपका प्रोसेस रुकता नहीं बल्कि दोनों प्रोसेस का जो रेट है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, लेकिन उन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो इस स्टेज को नाम क्या देते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। यहाँ तक बात समझ आ गई? चलिए, तो आज के लिए इतना। हम नेक्स्ट टाइम इसके क्या स्टडी करेंगे? फैक्टर्स को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। तो पहले यहाँ तक अपनी बुक से देख लें। पहली लाइन में आप देख सकते हैं वेपर प्रेशर की डेफिनेशन है। तो वेपर प्रेशर क्या है? आपने कहा था, नाम से देखा था कि ऐसा प्रेशर जो किससे लगाया जाता है? वेपर से, उसको नाम क्या देते हैं? वेपर प्रेशर। तो आप देखिए यहाँ पर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड, वो प्रेशर जो किससे लगाया जाता है? लिक्विड के वेपर से। अब जब लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वो रैंडमली मूव करता हुआ बीकर की वाल के साथ भी टकरा रहा है और ऊपर जो ढकना रखा है उसके साथ भी टकरा रहा है। तो जब उसके साथ टकराएगा तो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएगा। तो अब वेपर से वो प्रेशर लगाया जा रहा है तो उसको नाम क्या दे रहे हैं? वेपर प्रेशर। कहते हैं एट इक्विलिब्रियम, जब वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम में होता है विद द लिक्विड, लिक्विड के साथ एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी भी खास टेम्परेचर के ऊपर, किसी खास टेम्परेचर के ऊपर जब आपकी लिक्विड, ठीक है, और वेपर्स के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है तो उस वक्त आपके जो लिक्विड है उससे जितनी फोर्स एक्सर्ट की जाती है, जितना प्रेशर लगाया जाता है, उसको नाम क्या देते हैं? वेपर प्रेशर। तो ये आपके पास क्या होगी? डेफिनेशन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नीचे आ जाए, हमारे पास इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है। इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम इज द स्टेज। इक्विलिब्रियम कहाँ से निकला? इक्वल से। तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट है, ठीक है, व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन, जब आपकी जो वेपराइजेशन की जो रफ्तार है, ठीक है, एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन, और आपके कंडेंसेशन की जो रफ्तार है, इज इक्वल, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं टू ईच अदर बट इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो उस स्टेज को नाम क्या देते हैं? इक्विलिब्रियम। तो आपने देखा कि ये पहले इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं था, पहले तो वेपर्स ही नहीं थे, फिर थोड़ा थोड़ा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ लेकिन मुकम्मल नहीं। फिर आपने देखा कि यहाँ पर जब जिस स्टेज के ऊपर आपकी जो वेपराइजेशन है और आपकी कंडेंसेशन जो है, उन दोनों की रफ्तार एक दूसरे की इक्वल होगी, तो उस स्टेज के ऊपर हमने इसको नाम क्या दिया? इक्विलिब्रियम का नाम दिया। तो ये आपके पास होगी डिफाइन, और डिफाइन के बाद ये रिलेशन होगी। अब नीचे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। कहता है फ्रॉम द ओपन सर्फिस ऑफ लिक्विड। कहता है कि जब हम ओपन सर्फिस लेते हैं, तो अब जरा पहले यहाँ तक ओपन सर्फिस की बात करते हैं। तो कहता है मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट, मॉलिक्यूल एवेपोरेट करेंगे, ठीक है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे। जब गैस में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे, तो मिक्स अप विद द एयर, वो आपकी हवा के साथ क्या हो जाएंगे? मिक्स अप हो जाएंगे। जैसे आपने इस बीकर में देखा कि जब हमने लिक्विड को गर्म किया तो आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हुआ? गैस में। तो उसने एवेपोरेशन की, एवेपोरेशन के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में। अब ये जो वेपर हैं ऊपर से मुंह खुला होने की वजह से किस में शामिल हो गए? आपकी हवा में चले गए, और आपकी हवा में जाकर उसमें क्या हो गया? मिक्सअप हो गए। यहाँ तक बात समझ आ गई? तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हुआ। व्हेन वी क्लोज द सिस्टम, अब आते हैं जब हम इसके ऊपर क्या रख देते हैं? ढकना रख देते हैं। तो जब हम सिस्टम को क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। एवेपोरेटेड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट गैदरिंग ओवर द लिक्विड सरफेस। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, यहाँ से जो एवेपोरेट किए थे, वो इसकी सरफेस के ऊपर क्या होते जाएंगे? इकट्ठे होते जाएंगे। इनिशियली द वेपर कंडेंस स्लोली टू रिटर्न टू द लिक्विड। अब स्टार्ट पे जो वेपर्स हैं जिन्होंने इसकी सरफेस के साथ टकराना है और दोबारा से गैस से किस में कन्वर्ट होना है? लिक्विड में। तो कहते हैं स्टार्ट पे कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है? स्लो होता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वेपर्स की तादाद कम है, तो फिर आपके जो वेपर हैं वो आस्ता आस्ता किस में कन्वर्ट होते हैं? लिक्विड में। आगे चलते हैं। आफ्टर सम टाइम कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्रीज। तो जब आपके लिक्विड तेजी से वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे तो वेपर्स की मिकदार भी क्या कर रही थी? बढ़ रही थी। तो फिर कहता है आस्ता आस्ता जब वेपर्स बढ़ेंगे तो कंडेंसेशन का प्रोसेस इंक्रीज करेगा, आपके वेपर जल्दी जल्दी किस में कन्वर्ट होंगे? लिक्विड में। ए स्टेज रीच, एक स्टेज पहुंचेगी, व्हेन द रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक स्टेज पहुंचेगी जहां पर आपकी जो एवेपोरेशन की रफ्तार है और आपकी जो कंडेंसेशन की रफ्तार है, ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। बात समझ आ गई? तो हमारे पास आगे लिख लें एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। तो आगे क्या लिख लें? एंड इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? एस्टेब्लिश हो जाएगा। ये नोट कर लें। तो यहाँ तक आपकी क्या होगी? एग्जाम्पल होगी किसकी? इक्विलिब्रियम की। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन नोट कर लें।
यहाँ से डेफिनेशन है डायनामिक की क्या। अब यहाँ पर एट डेट लिखा हुआ है तो डेट को दा में कन्वर्ट कर लें तो आपकी डेफिनेशन बनी द स्टेज, आगे लिख लें एट विच, ठीक है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवेपरेटिंग। तो कहता है वो स्टेज जिस पर आपके जितने मॉलिक्यूल क्या करें एवेपरेट करें, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कमिंग बैक, जितने मॉलिक्यूल वेपर से दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में, यानी कंडेंस कर रहे हैं टू द लिक्विड। तो जिस स्टेज के ऊपर आपके जितने मॉलिक्यूल एवेपरेट कर रहे हैं उतने मॉलिक्यूल क्या करें, कंडेंस कर रहे हैं, तो उस स्टेज को नाम क्या देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम, इस स्टेट को नाम क्या देंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होगी। तो यही हमारे पास एग्जांपल होगी, आप इसके लास्ट पे लिख लें कि एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश, जहाँ पर इक्विलिब्रियम लिखा तो उससे पहले डायनामिक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आप डायग्राम देख सकते हैं, आपकी बुक में भी शो की है, आप देख सकते हैं कि स्टार्ट पे जब आपने इसको ऊपर से कवर किया, इसको बंद किया, तो आपने देखा यहाँ पर जो पानी था वो स्टार्ट पे वेपर्स ना होने की वजह से कंडेंसेशन का प्रोसेस नहीं था, आपके वेपर लिक्विड में नहीं आ सकते थे क्योंकि आपके वेपर्स नहीं थे, सिर्फ लिक्विड था। तो आपकी सिर्फ एवेपरेशन हो रही थी, आपके लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे थे, गैस में। यहाँ तक बात समझ आ गई। चलें जी, अब आपने देखा यहाँ पर ये वेपर्स बन गए। अब ये जो वेपर है जब इस सिलेंडर की वाल के साथ या इस बीकर की वाल के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे, या कंटेनर की वाल के साथ टकराएंगे, तो जब इसके साथ टकराएंगे तो टकराने पर इस पर कुछ ना कुछ क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो अब ये प्रेशर किससे लगाया जा रहा है, वेपर से, तो उसको नाम क्या देंगे, वेपर प्रेशर। अब आप देखिए यहाँ पर आपके यहाँ पर 1 2 3 4 ये चारों का अपवर्ड जो है एरो शो किया हुआ है, इसका मतलब आपके जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब जो नीचे की तरफ शो किए हैं वो कितने किए हैं, 2। इसका मतलब स्टार्ट पे आपका जो एवेपरेशन है उसकी रफ्तार ज़्यादा है और कंडेंसेशन की रफ्तार कम है क्योंकि वेपर्स क्या थे, कम थे। आस्ते आस्ते जैसे वक्त गुजरता गया, आप देखें अब 1 2 और 3, अब 3 एरो ऊपर की तरफ है और 3 एरो ही नीचे की तरफ है। इसका मतलब है थोड़ी देर के बाद एक स्टेज पहुंचेगी कि जिस स्टेज के ऊपर आपके जितने मॉलिक्यूल जो हैं वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, उतने गैस से वो कितने किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। तो आपकी जो एवेपरेशन है या वेपराइजेशन की जो रफ्तार है वो कंडेंसेशन की रफ्तार की इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल होने की वजह से हम उस स्टेज को क्या करें, इक्विलिब्रियम। दूसरी बात, अब क्योंकि इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने के बाद भी ये प्रोसेस जारी है, आपके जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उतने वेपर जो हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। तो आपका रिएक्शन रुका नहीं है, आपकी ये प्रोसेस रुका नहीं है, बल्कि ये प्रोसेस कंटिन्यू है। तो इस वजह से इस इक्विलिब्रियम को नाम क्या देंगे, डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, स्टिल कंटिन्यू। तो आपके यहाँ तक हो गया, इसकी भी एग्जाम्पल आप यही पीछे वाली लिख सकते हैं। क्लियर। चलें, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप पूछ लें।